गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा 18वां पाठ है वो हमारा बाकी था, तो हम दूसरे दृश्य से शुरू करेंगे। और यह पाठ है 18वां, उसका नाम है अंधेर नगरी, जिसके लेखक है हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे हमें दूसरा दृश्य से कंटिन्यू करना है, जो हम कंटिन्यू करेंगे आज से। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अंधेर नगरी इस राज्य में 3 लोग आते हैं। एक महंत है और 2 उनके शिष्य है, एक गोवर्धन दास है और दूसरे नारायण दास है। तो गोवर्धन दास उनको लोभ या लालच होता है, तो उसी वजह से ये यहाँ पे रह जाते हैं अंधेर नगरी में, क्योंकि यहाँ पे 1 टके शेर भाजी मिलती है और 1 टके शेर खाजा भी मिलता है। तो और नारायण दास जो है वो अपने गुरु के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उनका गुरु का ऐसा कहना है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का समान मूल्य हो और अच्छी चीज़ की कीमत ना हो, सही सही पहचान ना हो, तो ऐसे राज्य में रहना बेकार है और वो उचित नहीं है। इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोवर्धन दास यहाँ पे बैठे होते हैं। अभी यहाँ पे जो दरबार का दृश्य है वहाँ यहाँ पे वर्णित है। यहाँ पे राजा मंत्री और नौकर यथास्थान बैठे हैं। यथास्थान का मतलब होता है हर कोई अपने अपने स्थान पर बैठा है। पर्दे के पीछे दुहाई का शब्द होता है। राजा कहता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई महाराज दुहाई, उसके साथ कोई अन्याय हुआ होगा, इसलिए वो फरियादी राजा को दुहाई देता हुआ आया है। राजा कहता है, बोलो क्या हुआ। फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बने की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी है और उसके नीचे मेरी बकरी दबकर मर गई, तो वो तो मेरी बकरी अगर गई है तो मुझे नुकसान तो होगा ना, तो इसीलिए वो नुकसान भरने के लिए शायद ना बोलता हो, इसलिए वो महाराज के पास आया है। राजा कहता है, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। बनिया जो दुकान चलाता है वो उसे कहते हैं बनिया। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। बराबर, दीवार गिरना तो एक सामान्य बात है, क्योंकि अगर दीवार कच्ची हो या फिर उसको ज़्यादा समय हुआ हो और पुराना मकान हो तो कभी कभी गिर ही जाता है। तो इसलिए ना बनिए का दोष है ना फिर बनाने वाले का दोष है। लेकिन यहाँ पे जो मूर्ख प्रजा है वो अपना दोष किसी और पे मढ़ रही है। तो यहाँ पे बनिया भी ऐसा कर रहा है। बनिया क्या कहता है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, अगर दीवार गिर गई है तो वो कारीगर की जिम्मेदारी है, कारीगर का दोष है, मेरा नहीं। राजा कहते हैं, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। अभी उसके नौकर भी उसके हिसाब से दौड़ रहे हैं और वो कारीगर को ढूंढने गए हैं। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहता है, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। वो कारीगर को पूछता है कि इसकी बकरी मर गई है, दीवार गिरने की वजह से तूने दीवार ऐसी कैसी बनाई कि बकरी मर गई। कारीगर कहता है, महाराज चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अभी वो और दूसरे का दोष निकाल रहा है, चुने वाले का दोष निकाल रहा है, और वो कहता है कि चुने वाले ने चुना ही इतना खराब बनाया है। राजा कहता है, अच्छा उस चुने वाले को बुलाओ। राजा फिर से दूसरा आदेश देता है कि चुने वाले को बुला के लाओ। कारीगर निकाला जाता है, चुने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चुने वाले को पहले से ही सब पता होता है और वो कहता है कि महाराज बिश्ते ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। चूने वाला क्या कहता है कि मैंने चूना तो बराबर बनाया था, लेकिन इसमें जो बनाने वाला जो है बिश्ती, उसने ज़्यादा पानी डाल दिया हो, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया हो ज़्यादा। राजा कहता है, तो बिश्ती को पकड़ो। बिश्ती को लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे बिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। बिश्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया।
भिश्ती क्या कहता है कि अगर मैंने चूने में पानी ज़्यादा मिलाया है जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर हो गई है तो मेरा इसमें क्या दोष, मैं तो नाप तोल के ही कराता हूँ। तो नाप के लिए मैंने तो मशक ली थी। मशक एक प्रकार के चामड़े से बनाई जाती है जिसमें पानी भर के लाया जाता है। तो वो भिश्ती कसाई का दोष निकालता है और कहता है कि इस कसाई ने ये जो मशक है वो इतनी बड़ी बना दी कि जिसमें पानी ज़्यादा आता है। राजा कहता है अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। अभी कसाई को लाया जाता है, नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा कहते हैं क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ पीछे की मशक बड़ी बन गई। गडरिये को अभी लाया जाएगा। यहाँ पे कसाई क्या कहता है कि गडरिये ने मुझे इतनी बड़ी भेड़ दी एक टके में, क्योंकि उसमें से जो मुझे मशक बनानी थी वो उसके नाप से बनाई मैंने, तो वो भेड़ बड़ी थी इसलिए मशक भी बड़ी बन गई, इसमें मेरा दोष नहीं है। तो अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा उनसे भी पूछते हैं क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज कहते हैं, राजा कहते हैं महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा, मेरा कुछ कसूर नहीं है। यहाँ पे जो गडरिया है तो वो गडरिये का नाम भी यहाँ पे राजा है। तो वो कहता है कि महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं, वहाँ से कोतवाल की सवारी आई थी और भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी या बड़ी भेड़ है वो देखी नहीं और उसका ख्याल भी नहीं रहा, मेरा इसमें कसूर नहीं है। राजा कहते हैं इसको निकालो, कोतवाल को पकड़कर लाओ। अभी कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा कहते हैं क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल को धमकाया जाता है। वो कहते हैं कि तूने इतनी बड़ी सवारी क्यों की कि जिससे घबराकर गडरिये ने बड़ी अपनी भेड़ बेच दी, वो भी कम दाम में। तो कोतवाल कहते हैं महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। राजा फरमान जारी करता है जिसका कोई कसूर ही नहीं। कोतवाल तो शायद अपने काम के लिए जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे अंधेर नगरी है और प्रजा क्या है, मूर्ख है, और वो दूसरों को मूर्ख बनाने में भी माहिर है। इसीलिए अंत में जिसका कोई दोष नहीं है उसे पकड़कर लाया जाता है, जो है कोतवाल, और सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पे तीसरा दृश्य है। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास कहते हैं गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे गोवर्धन दास आराम से बैठकर मजे से मिठाई खा रहे हैं और अपने आप में विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे भले देश यहाँ बुरा है, लेकिन हमें क्या है, हम तो यहाँ पे खाने पीने के लिए आए हैं। और 4 सिपाही इतने में आकर उसके पकड़ लेते हैं। सिपाही कहता है चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। वो कहते हैं कि मिठाई खाकर तो खूब मोटा हो गया है। गोवर्धन दास कहता है घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? गोवर्धन दास उन सिपाहियों से पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या आफत है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो यहाँ पे आप मुझे पकड़ने आ गए हैं? सिपाही कहते हैं बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। सिपाही उसे समझाते हैं कि कोतवाल को फांसी हुई थी, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। फांसी का फंदा बहुत बड़ा था क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं और कोतवाल साहब तो क्या है, बहुत ही दुबले पतले हैं। फांसी का फंदा बड़ा हो गया है। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की,
इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। तो लेखक यहाँ पे राजा कहते हैं कि किसी न किसी को तो मुझे फांसी देनी ही है, नहीं तो न्याय कैसे होगा, बकरी को न्याय कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे वो ऐसे सोचते हैं, यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं, तो ये फंदा उनके गले में आएगा नहीं, तो किसी मोटे आदमी को पकड़कर उसे फांसी दे दी जाए। इसलिए वह गोवर्धन दास को पकड़कर लाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अभी उसे समझ में आया गुरुजी की बात का कि गुरुजी ने मुझे पहले ही सूचित किया था कि यहाँ पे रहना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे उचित नहीं है रहना। तो अभी गोवर्धन दास को समझ में आता है कि गुरुजी ने उन्हें ऐसा क्यों कहा था। लेकिन अभी क्या, अभी वो गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुदेव आप मैं आओ और मेरे प्राण बचाओ। और वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि जब भी तुम संकट में हो तो मुझे याद कर देना। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, मैं बेकसूर हूँ और मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। सिपाही कहते हैं, अबे चुप रे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। और उसे समझाते हैं कि तू चुप रहे। गोवर्धन दास कहते हैं, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। ऐसे गुरुजी के नाम की वो दुहाई ले रहा है और गुरुजी को अभी याद कर रहा है, क्योंकि उसने अपने गुरु का कहना नहीं माना। तो जब भी कोई ऐसे किसी बड़े के आदेश का अवहेलना करता है या फिर उनकी आज्ञा नहीं मानता, तो कभी कभी हमें ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है, जैसे आज गोवर्धन कर रहा है। महन कहते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है। जैसे ही गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करता है, गुरु वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है। गोवर्धन दास कहता है हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। गुरुजी को गोवर्धन दास सब हकीकत बयां करते हैं। महंत कहते हैं, कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। गुरुजी सिपाहियों को कहते हैं कि ये तो मरने वाला है, तो मुझे इसको अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं और उपदेश देने के बहाने वे गुरुजी अपने चेले को कान में कुछ कहते हैं। महंत कहता है, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। दोनों के बीच में ऐसा वाद विवाद चल रहा होता है और गुरुजी कहते हैं कि मुझे फांसी पर चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहते हैं, मुझे फांसी पर चढ़ने दो। इसी प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल यहाँ पे आते हैं। दोनों इतनी बहस करते हैं कि सिपाही अंततः राजा और मंत्री और कोतवाल को बुलाकर लाते हैं। राजा कहते हैं, यह क्या गोलमाल है। राजा उनसे पूछते हैं। सिपाही कहते हैं, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। दोनों ने ये ठान ली है कि कोई अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए बेकरार है दोनों। तो सिपाही सब ब्यौरा देते हैं राजा को। राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। महंत कहते हैं, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा, मंत्री तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री उसे कहते हैं कि हम फांसी चढ़ेंगे। अगर सीधे स्वर्ग जाने की बात है, आज अगर जो भी ऐसी शुभ घड़ी है उसमें अगर कोई मर जाता है तो वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो मंत्री ये बात सुन के कहते हैं, हम भी फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल कहते हैं, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। सब अभी फांसी लटकने को तैयार है, क्योंकि सब तो मूर्ख है।
राजा कहते हैं चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। और राजा जो स्वयं मूर्ख है और अपने प्रजा को भी ऐसे अंधेरे में रखता है, तो ऐसे राजा वो भी गुरुजी के बातों में आता है और कहता है कि हमें स्वर्ग जाना है, हमसे पहले कौन स्वर्ग जाता है मैं भी देखता हूँ वैसे। तो वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है अपने सिपाहियों से कि जल्दी जल्दी हमें फांसी चढ़ाओ। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। तो ऐसे इस राजा का अंत आता है। तो यहाँ पे हमें ऐसे शिक्षा मिलती है कि अगर ऐसा राजा हो तो वहाँ के प्रजा में भी अज्ञान का अंधकार व्याप्त हो जाता है और कभी वो उन्नति के शिखर पर नहीं पहुँच पाता। और जहाँ पे गुरु के आदेश की अवहेलना होती है उसे ऐसे अनेक प्रकार का जो संकट होता है या फिर अनेक प्रकार की समस्या होती है उनका सामना करना पड़ता है या फिर अपना कर्म भुगतना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी चीज़ों का मूल्य अपने हिसाब से होता है और हर एक का मूल्य अमूल्य होता है। और राजा जो होता है वो प्रजा की देखभाल के लिए होता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में ये करेंगे। और यहाँ पे ये जो है शब्दार्थ, ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, जिसमें है महंत एक बड़े मंदिर का पुजारी होता है, कुंजड़िन है जो तरकारी बेचने वाली स्त्री होती है, खाजा यहाँ पे एक प्रकार की मिठाई है। ये सब आपको यहाँ पे अपने नोट्स बुक में लिख कर लेने हैं। और यहाँ पे मुहावरा भी है, मोल लेना मीन्स दाम देकर खरीदना। दूसरा है यहाँ पे ऐसी कहावत, हमारे कहावत का जो लेसन हमने चलाया था वो पूरे कहावत आपने अपने नोटबुक में लिखी भी होगी। तो उसमें भी ये है, अंधेर नगरी चौपट राजा का मतलब होता है कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा ऐसे ही अज्ञान होता है। दूसरा है टकेसरबाजी, टकेसर खाजा, अर्थात जहाँ अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला रहता है। बराबर। तो ऐसे ये शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है। अंततः आपको लेसन 2 बार रीड करना है। और स्वाध्याय के ये जो कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको अपने नोटबुक में इसके आंसर्स लिखने हैं। तब तक हम नेक्स्ट लेसन की ओर जाएंगे। आपको नए लेक्चर में नया लेसन हम चलाएंगे। तब तक के लिए रीड करते रहना है।